सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी इग्नू के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में हम लोग आपके पाठ्यक्रम BSEC 133 के अंतर्गत आकलन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपकरणों का प्रयोग, उनकी भूमिका और आकलन की उभरती जो प्रवृत्तियां हैं, जो विभिन्न नीतियां, आयोग, उनमें जो आकलन पे चिंता व्यक्त की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि आकलन, मापन, मूल्यांकन आदि से संबंधित विभिन्न संप्रत्यय क्या हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, आकलन कितने प्रकार का होता है, आदि विषयों पे हमने चर्चा पिछली कक्षा में की थी। आज की जो चर्चा है उसमें हम इन संप्रत्ययों को रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है उसका आकलन में क्या भूमिका है, कैसे मदद करता है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी और आकलन, ये चार बिंदु हैं। सूचना, संप्रेषण, तकनीकी और आकलन, इन चारों बिंदुओं को समझेंगे। उससे पूर्व हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आकलन की, क्योंकि पिछली कक्षा में भी हमने आकलन के बारे में चर्चा की है, तो उसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। आकलन जिसको हम लोग बोलें तो ये किसी प्रक्रिया या गतिविधि से है। ये एक प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित उसकी शैक्षिक तत्परता, उसकी अधिगम प्रगति, उसके कौशल, उसके शैक्षिक आवश्यकताओं के विषय में मूल्यांकन, मापन तथा प्रलेखीकरण किया जाता है, जिसके आधार पे हम निर्णय ले सकते हैं। परिप्रेक्ष्य कोई भी हो, जैसे मैंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रह करके और हम निर्णय लेने का कार्य करते हैं। अब ये परिप्रेक्ष्य ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी की अधिगम सीखने की जो उसकी प्रभावशीलता है उसको देखें। यह परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है कि जो शिक्षक है उसके शिक्षण की प्रभावशीलता क्या है उसको देखें। किसी भी प्रकार का उसे निर्देशन अथवा उसकी काउंसलिंग करनी है तो भी हम देख सकते हैं। तो प्रयोज्य और जो उपयोग करने का उद्देश्य है आकलन का, जैसे बदलेगा वैसे उसका परिप्रेक्ष्य, जैसे बदलेगा वैसे उसका उद्देश्य बदल जाएगा। सामान्य शब्दों में हम लोग आकलन को, जैसा मैंने कहा, एक सूचना संग्रहण करने की प्रक्रिया है जो लैटिन भाषा के एसीडर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बैठना या विद्यार्थी के निकट होना है, जिसके आधार पे हम शैक्षिक निर्णय लेते हैं, विद्यार्थियों को फीडबैक देते हैं। शिक्षक आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। आकलन जो है अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, शिक्षार्थियों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी प्रेरणा प्रदान करने का काम करता है। यह चिंतन मनन करने का अवसर देता है कि कौन से विधियां, कौन से रणनीतियां, सीखने की कौन से तरीके शिक्षक के लिए मददगार हो सकते हैं, विद्यार्थी के लिए हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये चिंतन मनन करना, यदि आवश्यक है तो उसमें संशोधन करना, इन सारे निर्णयों को लेने के लिए आकलन जो है शिक्षक को सहयोग प्रदान करता है। इसके विभिन्न लाभ हैं, विभिन्न प्रविधियां हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। असेसमेंट को जब हम लोग कहते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, है ना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति किसी सूचनाओं का संग्रह करना जो है वो आकलन के अंतर्गत आता है। तो जितने भी पॉसिबल डाटा हैं उनको एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना
और उनके आधार पे एक जजमेंट लेना जो कि वो इम्प्रूव कर सके अधिगम को, इम्प्रूव कर सके शिक्षण को। तो ये निर्भर करता है कि उस आकलन का उद्देश्य क्या है, किस तरीके के आंकड़े हमें चाहिए। उस प्रकार के आंकड़ों के लिए उस तरह की चयन विधि का, उस तरह के आकलन की प्रविधि का प्रयोग करके आकलन करने का कार्य किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने मेज़रमेंट से भी संबंधित बात की, जिसका मैंने कहा कि ये निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो है मापन कहलाती है। प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो एट्रिब्यूट है उसको उसको मात्रीकरण करने का कार्य, उसको क्वांटिफ़ाई करने का कार्य हम मापन के अंतर्गत करते हैं। और इवैल्यूएशन जो है एक तरीके से काइंड ऑफ डिसीजन जजमेंट वो और सब्जेक्ट जिसका मैंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी कि ये हाउ गुड की बात करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक विद्यार्थी किसी मान लीजिए किसी परीक्षण में उसके 40 प्राप्तांक हैं, तो कक्षा में वो किस स्थिति पे है, कितना अच्छा है, यह मूल्यांकन का विषय होता है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के हमने टाइप्स असेसमेंट के पढ़े थे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज़ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव इवैल्यूएशन की तरफ बात करता है, व्हाट हैज़ बीन लर्न, विद्यार्थियों ने क्या सीख रखा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है फॉर्मेटिव ऑनगोइंग असेसमेंट की बात करता है। असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग की बात करता है। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के जो आकलन से संबंधित संप्रत्यय थे उनका हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया। अब ये सारे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इनका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में किन उपकरणों के द्वारा इस तरह के इस प्रकृति का हम आकलन कर पाएँगे, कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ऐसी ऐसी प्रौद्योगिकी है, ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर उनका प्रसारण, भंडारण, निर्माण, साझाकरण, आदान-प्रदान हेतु प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों, संसाधनों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उच्च चिंतन कौशल जैसे अनुमान, विश्लेषण, संश्लेषण, पूर्वानुमान, तुलना, मूल्यांकन ग्रहण करने की अपेक्षा विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से की जाती है। आज बदलते परिदृश्य में अगर हम देखें, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पहले भी थी और आज भी है। पहले जो सूचना और संप्रेषण तकनीकी के रूप में जिन हम उपकरणों का प्रयोग करते थे, उसमें प्रिंट जो उपकरण हैं, जैसे किताबें हैं, लर्निंग मटेरियल हैं, उनका प्रयोग अधिकतर होता था। लेकिन वैश्वीकरण और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 21st सेंचुरी ने जो हमारे आकलन की प्रवृत्ति है उसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करने का कार्य किया। नए-नए जो तकनीकी के क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं, उनका आकलन में कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, उसका। तो कहने का तात्पर्य सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय ऐसे औजारों, ऐसे उपकरणों के प्रयोग से एक ऐसी तकनीक सी है जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण, विश्लेषण एवं आत्मसातीकरण आदि के विश्वसनीय एवं संपादन में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के ऐसे उपकरण जिसमें हम सूचनाओं को एकत्रित करें, उनका विश्लेषण करें, जरूरत हो तो उनको पुनः प्रसारित करें और उसके आधार पे हम अधिगम के साथ-साथ आकलन में उनकी मदद लें, उनका सहयोग लें। इसीलिए यह जो इकाई है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आकलन में भूमिका, इस शीर्षक को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से हमने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, इसको समझने का प्रयास किया। मैंने कहा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में ऐसे उपकरणों, ऐसे औजारों
को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है, उनको विश्लेषित करने का कार्य किया जाता है, जिससे हम किसी भी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। फिर संप्रेषण जो दूसरा बिंदु है, संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि फीडबैक नहीं प्राप्त हो जाता। तो इस तरीके से हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग अधिगम में करते आ रहे हैं। विभिन्न उपकरणों के माध्यम से। अगर आप कक्षा के परिदृश्य को देखेंगे, तो कक्षा के परिदृश्य में शिक्षक और विद्यार्थी पिछले कुछ वर्षों में अ, बहुत सारी और अभी-जभी कोविड-19 का दौर चला, तो इसमें बहुत सारा हम लोगों ने असेसमेंट के लिए और टीचिंग लर्निंग दोनों के लिए जो है हमने जो आईसीटी के जो डिफरेंट टूल्स हैं, उनका प्रयोग किया। तो कहने का मतलब है कि वी कुड यूज़ टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस पेपर बेस्ड टेस्ट, ईजी टेस्ट, पोर्टफोलियो। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए। पहले की जो मूल्यांकन प्रविधियाँ थी, जो आकलन के तरीके थे, उनमें थोड़ा-सा नवीनता लाते हुए, थोड़ा-सा तकनीकी का प्रयोग करते हुए, हम उसको और अ, परिमार्जित कर सकते हैं। और वो बेनिफिशियल भी होता है शिक्षक के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी और कई बिंदुओं पे भी जो है अ, वो बेनिफिशियल होता है। अगर हम पिछले के जैसे मैंने अभी चर्चा की कि पिछले आकलन के जो तरीके थे उनको देखा जाए तो हमने अभी आपसे चर्चा की कि फॉर्मेटिव, समेटिव और असेसमेंट ऑफ एज एंड फॉर लर्निंग इस तरह के हम लोग बात करते थे। अभी भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट जो करते थे, उसको अगर हम आईसीटी से जोड़ने का प्रयास करें तो अभी भी हम उसी तरह का असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव भी करते हैं, समेटिव भी करते हैं, असेसमेंट एज़, फॉर और ऑफ तीनों तरह के असेसमेंट जो आपकी विषय वस्तु में है, वो सब हम लोग करते थे। अगर आप देखेंगे तो पहले जो परीक्षा होती थी, जो एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आते थे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते थे, अभी भी आ रहे हैं, मैचिंग्स आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। ये ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आते थे, रिटन रिस्पॉन्स जिस पे हम लोग लेते थे, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होता था, पोर्टफोलियो और स्पीच के आधार पे असेसमेंट होता था। आज भी हम विभिन्न आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करके ये सारे जो असेसमेंट है हम करते हैं। आज हम गूगल डॉक के माध्यम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे करके विद्यार्थियों का असेसमेंट कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स ऑप्शंस हम उसमें दे सकते हैं, मैचिंग्स दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। हर तरह के ऑप्शंस हमारे जो आईसीटी के टूल्स हैं उसमें उपलब्ध हैं। नंबर ऑफ टूल्स उपलब्ध हैं, अबाउट 200 टूल्स हैं जिनके आधार पे हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो वो आकलन जिस तरीके से हम लोग पहले करते थे, वो अभी भी हम तकनीकी के सहायता से कर सकते हैं। अंतर क्या होता है पहले के और अभी के आकलन में कि जो तकनीकी के प्रयोग के बिना जो आकलन होता था, उसमें श्रम ज़्यादा लगता था, उसमें समय ज़्यादा लगता था, उसमें पेपर बेस्ड जो होता था, उसमें पेपर की रिक्वायरमेंट होती थी। और अभी जो तकनीकी बेस पे आईसीटी के आधार पे जो टूल्स डेवलप हैं, उन टूल्स के आधार पे हमने जो है समय की बचत हो जाती है। एक साथ 1 मिनट में हम सैकड़ों छात्र का आकलन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए भी जो उपकरण हैं जैसे क्लास मार्कर है, पोल एवरीवेयर है, पोल रनर है, एडमोडो है, क्विज़ है, ब्लबर है, जोहू सर्वे है, सुक्रेटिव है। इस तरीके से बहुत सारे जो आईसीटी के उपकरण हैं वो जो है असेसमेंट में अपना भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो। अगर हमें ऐसे टाइप्स करना है तो हम लोग गूगल डॉक से भी ले सकते हैं, उसमें एक सीट अटैच करने का ऑप्शन आता है, उसको दे करके हम लोग आकलन कर सकते हैं। टाइम ऑस्ट आता है, लिनो आता है, पेंजू आता है। तो बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका हम लोग प्रयोग करके आकलन में उसकी भूमिका कर सकते हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस बेस्ड जब हमें असेसमेंट करना है तो स्क्रीन रीडर, ग्लिफी, कार्कबोर्ड, ऑडियोसिटी, गूगल वॉइस इस तरीके से हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी आईसीटी के उपकरणों का प्रयोग करके
कर सकते हैं। आईसीटी बेसिकली कहा जाए कि इट्स अलाउ टू वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स। मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक विशेष, मतलब एक जो सूचना है, सूचनाओं का जो बहुत बड़ा वाइड विस्तार है, उन सूचनाओं को विभिन्न फॉर्मेट में विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करती है और विभिन्न उपकरणों के माध्यम से क्लासरूम तक जाने का कार्य करती है। और उन सारे उपकरणों का प्रयोग करके सूचना देने के साथ-साथ हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण कंडक्ट कर सकते हैं। उन परीक्षणों के आधार पे स्कोरिंग कर सकते हैं। उन स्कोरिंग को परिणामों में बदल सकते हैं। टीचर्स को उसके परिणामों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और उस फैसिलिटेशन के आधार पे शिक्षक विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को मॉनिटर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, उसने अब कक्षा में शिक्षण तक ही नहीं बल्कि आकलन तक अपना प्रभाव जमा लिया है, प्रभाव स्थापित कर लिया है। और एक ये पूरा जो संसार है वो सूचनाओं से भरा हुआ है। उन सूचनाओं को किस फॉर्मेट में विद्यार्थियों तक लेकर के जाना है और उन सूचनाओं के द्वारा जो सूचनाएँ विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, उन सूचनाओं को विभिन्न उपकरण जिसकी मैंने अभी चर्चा की, उनका प्रयोग करके कैसे आकलन किया जाए और उस आकलन के आधार पे शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम उत्पाद लर्निंग आउटकम को कैसे मॉनिटर करे और अपनी शिक्षण अधिगम प्रभावशीलता को कैसे करे, यह भी कार्य हम आईसीटी उपकरणों का असेसमेंट में प्रयोग करके कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने अभी कहा कि विभिन्न प्रकार के ओरल टेस्ट, ओरल क्वेश्चनएयर हम लोग बना सकते हैं। विभिन्न जो उपकरण हैं, उन उपकरणों पे मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट है, आपका ज़ूम है, आपका गूगल डॉक है, विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके द्वारा ब्लॉग हैं, उनका प्रयोग करके विभिन्न टेस्ट, एग्ज़ामिनेशन, एक्सरसाइज़, होमवर्क, डिबेट, डिस्कशन, ये देयर इज़ अ नंबर ऑफ फॉर्म्स जहाँ पे हम असेसमेंट कर सकते हैं। टेस्ट लेना है तो भी हम किसी न किसी उपकरण का प्रयोग करके टेस्ट ले सकते हैं। इट्स डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हम परीक्षण करना चाहते हैं। सब्जेक्टिव करना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग उपकरण है, ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग उपकरण है। एक्सरसाइज़ है, होमवर्क है, होमवर्क के लिए अभी जब कोविड के दौरान था तो मैं देखता था कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, जो कक्षा 1 एलकेजी, यूकेजी, उनको भी ऑनलाइन कैसे असेसमेंट किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्स है, गूगल डॉक्स है, उस तरह से फाइल बना दी जाती थी और बना कर के बच्चों को जो है सेंड किया जाता था। और उस पे विभिन्न तरह के क्वेश्चन्स होते थे कि आइडेंटिफाई द कलर्स, आइडेंटिफाई द एनिमल्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्स। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स वो आकलन करते थे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं अदर प्रकार से भी हम जो आईसीटी के टूल्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में कोई टेस्ट लेना है, शॉर्ट आंसर का कोई परीक्षण करना है, ऐसे टाइप का करना है, परफॉर्मेंस करना है, रिटेन करना है, प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है, तो पोर्टफोलियो है। इस तरीके से कहीं भी हम आईसीटी के टूल का प्रयोग करके आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, जो उसके विभिन्न उपकरण हैं, वो आकलन में आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखें, तो एक तरीके से पूरी की पूरी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई हैं। जिसमें कंप्यूटर पहले तो कक्षा में सिर्फ पढ़ने-पढ़ाने के कार्य आता था, लेकिन आज उसका प्रयोग पढ़ने के साथ-साथ आकलन में भी प्रयोग किया जाने लगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विभिन्न प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और आकलन में अपनी भूमिका निभाती है। अब तक हमने जो बात की, तो इसके महत्व को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया कि कैसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी किस तरह के आकलन में अपनी भूमिका निभा सकती है, जिसमें कुछ मैंने उपकरणों के भी चर्चा आपसे की। अगर आप देखेंगे
कि इससे किसको लाभ होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का, तो आपको मिलेगा कि इससे शिक्षकों को भी लाभ है, विद्यार्थियों को भी लाभ है। विद्यार्थी क्या करते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से जो वो अपना असेसमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको जब चाहे उस पे रिफ्लेक्शन उसको देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे गलती की, किस तरीके से अपने अधिगम को रेगुलेट करते हैं। उसी तरह से शिक्षक फीडबैक देने के लिए, रीइन्फोर्समेंट देने के लिए इन सारे उपकरणों को तो सूचना एवं संप्रेषण विद्यार्थी के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और विभिन्न प्रकार के अगर उसको मान लीजिए कि अभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना है, तो विभिन्न प्रकार के वीडियो क्रिएट करके, विभिन्न प्रकार की असेसमेंट टेक्निक्स से जिसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग देना है, उसका प्रयोग कर सकता है। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कैसे असेसमेंट करते हैं, विभिन्न आईसीटी के उपकरणों का प्रयोग करके। तो इस तरीके से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के जो उपकरण हैं, वो शैक्षिक प्रशासकों के लिए, शैक्षिक नियोजनकर्ताओं के लिए भी उसका उपयोग है। आकलन में इसका उपयोग होता है, शिक्षा तंत्र में जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक व्यापक जो परिवर्तन हुआ वो आईसीटी के द्वारा हुआ है, जिसको हम नकार नहीं सकते। आज अभी जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये भी एक आईसीटी उपकरण के द्वारा ही संभव है, जिसको हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं और इंटरनेट इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे हमारी आवाज़ हमारी ये परिचर्चा आप तक पहुँच रही है, ये भी एक उपकरण है। जैसा कि मैंने कहा कि सूचना संप्रेषण, तकनीकी और आकलन ये 4 बिंदु हैं। सूचना जिसका मैंने अभी कहा, संप्रेषण 2 व्यक्तियों के मध्य कह लीजिए कि सूचनाओं का आदान-प्रदान, जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है और एक प्रकार से इस प्रक्रिया को संपादित तब माना जाता है जब किसी भी प्रकार का फीडबैक मिलता है और आकलन मैंने अभी उसकी चर्चा ही की। तो ये विभिन्न प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मदद करता है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कक्ष में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते आ रहे हैं। आज के इस बदलते तकनीकी युग में कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ परियोजना कार्य, शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इन तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके हम मानवीय संसाधनों के आकलन में प्रयोग करने लगे हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मांग आधारित परीक्षण का प्रतिपादन करने में सहायता प्रदान करती है। मांग आधारित परीक्षण का मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। आप देखते थे कि परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के अवसाद उत्पन्न होने लगते हैं और आंकड़ों पे जाएँ तो प्रत्येक वर्ष जो है अनेक विद्यार्थी जो है आत्महत्या कर लेते हैं परिणामों के कारण। विभिन्न प्रकार के परिणामों से जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक प्रकार का उनके अंदर अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ये हमारी परीक्षा प्रणाली का दोष था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न आयोगों ने, विभिन्न नीतियों ने इसको हाइलाइट किया और उसको रेखांकित किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसमें परिमार्जन कर रहे हैं, असेसमेंट की विभिन्न नवीन प्रवृत्तियों को ला रहे हैं। उसमें से एक आईसीटी भी है, जहाँ पे हम अगर हमने कहा कि जो है अ अ, ये ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन जो है उसको आभासी रूप से प्रदान करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक बहुत ही मदद करती है और यह जो है मानव संसाधनों को कम करने के साथ-साथ ऊर्जा की बचत करती है और विभिन्न जो आकलन के आधार पे उसके पास जो आंकड़े आते हैं, उनके आधार पे जो परिणाम हैं, उनको अतिशीघ्र घोषित करने में, प्रसारित करने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार से हमने यह समझा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कैसे शिक्षक, विद्यार्थी, शैक्षिक तंत्र, शैक्षिक प्रशासक को आकलन में अपनी सहायता करता है। उसके उपकरण कैसे उनकी मदद करते हैं ताकि वो समय पे परीक्षा करा सकें, समय पे उस परीक्षा का परिणाम निकाल सकें और ऊर्जा बचत कर सकें। जिसको हम बोल सकते हैं मितव्ययी भी है विभिन्न रूपों में। तो इस प्रकार से आकलन जो है अ अ, विभिन्न प्रकार से आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करता है और शिक्षक और समुदाय इस उपकरणों का प्रयोग करके और
समय पर एग्ज़ाम, समय पर परिणाम और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से उनकी स्पेस पर, उनकी आवश्यकता के अनुसार परीक्षा और आकलन की प्रविधियों में परिवर्तन करने का कार्य जो है, आईसीटी के माध्यम से आज के इस युग में होने लगा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसको संगणक कहा जाता है, संगणक के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के शिक्षण तो करते हैं, लेकिन संगणक के आधार पे आकलन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सीएए, यानी कंप्यूटर असिस्टेंस असेसमेंट और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। तो कंप्यूटर के आधार पे आकलन, यह इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कर कंप्यूटर सह आकलन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि ओएमआर, आप सब जानते होंगे कि आजकल ओएमआर जो है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक ओएमआर सीट दे दी जाती है। उस ओएमआर सीट पे विद्यार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर को अंकित करता है और उस उत्तर को, जो लघु उत्तरी प्रश्न प्रकार का होता है, लिखने के लिए उसको कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकता है, जिसमें विभिन्न ऑप्शन होते हैं वो टिक करता है। ऐसे भी दे देता है जिसको स्कैन करके और कंप्यूटर में उसका प्रयोग करके परिणामों की घोषणा की जाती है। तो कंप्यूटर सा आकलन में ओएमआर, जिसकी अभी हमने चर्चा की, उस कंप्यूटर में ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा अ, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद, तीनों परिस्थितियों में हम फीडबैक देने की स्थिति में होते हैं। तो कंप्यूटर सह आकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसमें विद्यार्थी का हम इमीडिएट कह सकते हैं, समय की बचत करते हुए, ऊर्जा की बचत करते हुए आकलन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ओएमआर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। आकलन से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों का प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, यहाँ तक कि स्मार्टफ़ोन के माध्यम से भी हम कंप्यूटर आधारित आकलन की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, उनका प्रयोग करने लगे हैं। ई आधारित मॉड्यूल्स हम लोग डेवलप करते हैं आकलन के लिए। ऐसे ऑटोमेटिक मॉडल्स डेवलप हैं, ऑनलाइन संचालित होते हैं, जिसमें विद्यार्थी खुद अपना परीक्षण करता है और परीक्षण करके अपनी क्या स्थिति है इसका आकलन करता है। वो आप सभी विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट हम लोग बोलते हैं। विद्यार्थी कंप्यूटर पर बैठ करके मॉक टेस्ट देता है, देखता है कि उस परीक्षण में उसकी क्या स्थिति है। तो ये एक तरीके का ऑनगोइंग कह सकते हैं, एक तरीके का हम लोग असेसमेंट का प्रकार, जिसको हमने अभी अध्ययन किया, वो बोल सकते हैं। तो विभिन्न उपकरण, जिसमें हमने अभी एक उपकरण की चर्चा की, कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग करके कैसे विद्यार्थी डिजिटल फॉर्म में उसका हम लोग आकलन करते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो होता है वेब आधारित आकलन। वेब आधारित आकलन जो है, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग आकलन के नियोजन और वितरण, संचालन, अंकन और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। इससे संबंधित आंकड़ों को हस्तांतरण किया जाता है। कई शैक्षिक संस्थान वर्तमान में मूल्यांकन पद्धति में सतत और सत्रांत दोनों मूल्यांकन के लिए वेब आधारित आकलन प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ के साथ-साथ विषयनिष्ठ परीक्षणों, जिनका उपयोग करके वो संकलनात्मक, जिसको हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो वेब आधारित आकलन भी आज के इस दौर में प्रयोग होने लगा है। और विषयनिष्ठ जो हैं उपकरण, वस्तुनिष्ठ जो उपकरण हैं, अब वस्तुनिष्ठ जो विषय हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कंटेंट हैं, उसके लिए किस तरह के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो आकलन में विभिन्न रूप से कंप्यूटर का प्रयोग सीबीए हम लोग करते हैं, डिजिटल तकनीकी के रूप में माना जा सकता है, जो आकलन के परिणामों को एकत्रित, संशोधित और रिपोर्टिंग करता है। कंप्यूटर आधारित आकलन में 4 प्रकार के घटक हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आकलन निर्माण, आकलन वितरण, आकलन का अंकन और आकलन की व्याख्या
और आकलन पर प्राप्त पुनर्प्राप्ति और संरक्षण। तो इस तरीके से ऑनलाइन आकलन बनाना और वितरित करना, जिसको रोगो नामक ई आकलन प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया गया। ई आकलन स्वचालित जो कार्यों के द्वारा आकलन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने हेतु कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, मैट्रिक्स आदि का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग हम इन उपकरणों के माध्यम से करते हैं। इसी तरह से प्रौद्योगिकी ने विषय-निष्ठ जो परीक्षण हैं, उनको ऑनलाइन संचालित करने का कार्य किया और उसको ऑनलाइन संभव भी बनाया। यह एक जैसे निबंध लिखना है, तो आप ऑनलाइन के उपकरण में किसी भी प्रकार का आप चाहें तो जो टूल्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी जो सोशल साइट्स हैं उनका भी प्रयोग करके एक पेज में 100 वर्ड्स में लिखना है, एक गूगल डॉक आपने जनरेट किया और एक रिक्वेस्ट की कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट 100 वर्ड्स ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक्स, किसी भी प्रकार के टॉपिक्स पे, और वो सबमिट करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखते हैं कि विदिन स्टिपुलेटेड टाइम जो आपने समय दिया, उस समय में समस्त प्रकार जो समस्त विद्यार्थी हैं उनकी प्रतिक्रिया आपके पास आ जाती है और उस प्रतिक्रिया के आधार पे आप चाहें तो उनको तुरंत एक-एक, वन बाय वन रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एक साथ उनको फीडबैक दे सकते हैं। अब उसको कैसे देंगे, कैसे ये शिक्षक की निर्भर करता है। तो इस तरीके से विषय-निष्ठ जो परीक्षण हैं, उनको भी हम लोग वेब आधारित बनाने का कार्य कर रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से करने का कार्य करते हैं। क्विज़ है। आज विभिन्न प्रकार की जो क्वेश्चनर हैं, जो प्रश्नोत्तरी है, उस क्विज़ को भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आकलन करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न मॉड्यूल्स जो हैं विभिन्न परीक्षाओं के अंत में जब हम कोई ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं, तो हम क्विज़ के माध्यम से असेसमेंट कर लेते हैं विद्यार्थी का। उससे उनकी जाँच करते हैं कि उन्होंने कहाँ तक सीखा है। यह भी क्विज़ के माध्यम से हमें पता चल जाता है। ई-परीक्षाएँ जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अंतर अंकन विभिन्न प्रकार के अ अ अ, उपकरणों का प्रयोग करके हम क्विज़ को भी संपादित कर सकते हैं। प्रत्येक उपकरण की अपनी विश्वसनीयता और वैधता होती है। निश्चित रूप से ऑनलाइन जो उपकरण हैं उनके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनकी कुछ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का प्रश्न उठता है। लेकिन हम इन विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके आकलन करते हैं। उसमें से एक संवाद संरचना विश्लेषण जिसको हम लोग डिस्कोर्स स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से जानते हैं। यह लिखित बोलने और सांकेतिक भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी घटना के विश्लेषण को संदर्भित करता है। यह व्याख्या करने का प्रयास करता है कि लेखक या वक्ता एक सामाजिक संदर्भ में क्या संचारित करता है, क्या संचारित करना चाहता है। संवाद संरचना विश्लेषण में सांकेतिक शब्द और संरचनाएँ पहचानी जाती हैं। कंप्यूटर आधारित संवाद विश्लेषण भी किया जा सकता है। संक्षेप में अगर हम लोग इसको प्रयोग करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए, किसी विषय पर विश्वास व्यक्त करने के लिए विश्वास शब्दों के रूप में माने जाते हैं। तो हम चाहें तो विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके डिस्कोर्स स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर सकते हैं। संबद्धता, इसको भी हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिसको हम लोग कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं, शीर्षकीय टॉपिकल कंटेंट एनालिसिस, ये एक अच्छा निबंध अपनी शब्दावली के उपयोग में अन्य अच्छे निबंध से कैसे संबंधित है, ई-रीडर मैनुअल होता है। इससे ग्रेडिंग करके हम इसका आकलन कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो निबंध की सामग्री है, इनका मूल्यांकन करते हैं हम इस कंटेंट एनालिसिस के द्वारा। कैलिब्राड मार्कर एक उपकरण है। यह एक इंटरनेट या इंटरनेट पर आधारित जो वर्क फ्लुएंसी है उसको प्रयोग करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव, कंटीन्यूअस जिसको बोल सकते हैं रचनात्मक, सतत और संकलनात्मक परीक्षणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैलिब्राड मार्कर। इसका प्रयोग मुख्यतः जो निबंध हैं, केस स्टडी हैं, इनके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक एनालिटिक रूब्रिक्स, हमने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के रूब्रिक्स की भी बात की। अब ऑनलाइन में इन रूब्रिक्स का कैसे प्रयोग करते हैं, उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपसे कहा, एक उपकरण के रूप में ऑटोमेटिक एनालिटिकल रूब्रिक्स
जिसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं और वो उपकरण विभिन्न परियोजनाओं के प्रोजेक्ट्स बेस्ड जो वर्क हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको ग्रेडिंग रूब्रिक्स के कई उदाहरण के आधार पर करता है। यह आपको किसी भी प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड, विंडोज़ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप अंकों को सिंबल्स के रूप में हाई पावर लिंक दे करके, कैलकुलेटर के माध्यम से, टूल बार के माध्यम से, फंक्शन की के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अ, इन उपकरणों को जोड़ करके और एक प्रकार से रूब्रिक शीट आप तैयार कर लेते हैं और वो रूब्रिक शीट वापस आप विद्यार्थी को दे देते हैं। वो खुद उस पूरे जो डॉक्यूमेंट जो उस पोर्टल्स पे अवेलेबल है उसको स्टडी करता है, उसको देखता है और अ, उसके आधार पे ऑटोमेटिक अपना एनालिसिस करता है चूँकि रूब्रिक पहले से सेट होता है, उसके आधार पे उसको उसके परीक्षा परिणामों को उससे वो अवगत हो जाता है, जहाँ पे शिक्षक की भूमिका बनाने तक ही रहती है। तो ये एक भी एक प्रकार से एक ऑनलाइन आईसीटी इंस्ट्रूमेंट है ऑटोमेटिक एनालिटिकल रूब्रिक। रूब्रिक कई प्रकार के होते हैं, समग्र रूब्रिक और एक जैसा मैंने पिछली कक्षा में आपसे बात की थी। इस तरह से वेब पीए एक उपकरण है। वेब पीए उपकरण जो है प्रौद्योगिकी में जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो पीए का मतलब यहाँ है पीयर्स असेसमेंट जिसको हम लोग पीयर इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो जो सहकर्मी हैं, समूहों का जो एक ग्रुप में उनका आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम वेब पीए के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन के बावजूद प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही टीम के चिन्ह मिलने की संभावना होती है। इस संदर्भ में एक समूह आकलन उपकरण के रूप में वेब पीए की शुरुआत उनके व्यक्तिगत प्रदर्शनों को विचार किए बिना टीम के सदस्यों के सामने अंकों की आलोचना में अंतर करता है। एक ऑनलाइन सहपाठी आकलन उपकरण है। वेब पीए जो है एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल है जिसमें कि हम अ, अपने ही कक्षा का, अपने ही सहकर्मी का आकलन कर रहे होते हैं, जिसमें यह शिक्षक द्वारा तय किए गए संकेतों के आधार पर प्रत्येक टीम के सदस्य को अंतिम अंक देने के लिए योगदान जो आकलन का है वो पूरा करने का कार्य वेब पीए जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा हम लोग करने का करते हैं। तो इस तरीके से सहपाठी आकलन भी आईसीटी में गहन स्व-मूल्यांकन कौशलों को विकसित करता है। दूसरों का आकलन करने के लिए विद्यार्थियों में आकलन मानदंडों और नियत कार्यों की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तब जाकर के इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पीए का मैं अभी आपसे बात कर रहा था, यह अधिगम हेतु सकारात्मक उपागम को प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा विद्यार्थी कार्य करने की विभिन्न विधियों को सीखते हैं। अतः अधिगम प्रक्रिया में व्यापक संलग्नता को अग्रसर करते हुए कार्य को किया जा सकता है। अधिगम रचनात्मक प्रतिपुष्ट सहपाठी आकलन के माध्यम से संभव हो पाता है और यह विद्यार्थियों के काम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सहपाठी आकलन में विद्यार्थियों को कुछ दायित्व देने द्वारा उनके कार्यभार को कम कर सकता है। कुछ स्थितियों में यह बृहद कक्षा प्रबंधन और उनकी प्रतिपुष्टि देते हुए उन पर काम के दबाव को कम करने का या काम के दबाव में सहायता प्राप्त करने का भी कार्य वेब पीए के माध्यम से वेब पीए उपकरण के माध्यम से हम लोग आकलन में करते हैं या कर सकते हैं। इसलिए वेब पीए का जो उपकरण है ये थोड़ा-सा विद्यार्थी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्ष और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका नगण्य हो जाती है, उसके समय की बचत होती है। यह एक प्रत्येक समूह के लिए एक विज़ुअल दृश्य पैदा करता है। यह कह लीजिए कि रिकॉर्ड संग्रह करने का एक कार्य के रूप में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह विद्यार्थियों को कैसे फीडबैक दिया जाए, इसके लिए भी वेब पे ये जो उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है। या समूह कार्य पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो इस तरीके से विभिन्न उपकरण हैं जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर अनुकूलित जो परीक्षण हैं, कंप्यूटर अनुकूलित जो परीक्षण है प्रत्येक व्यक्ति के योग्यता स्तर के आकलन हेतु सुसंरचित परीक्षण होता है। वेनर 1919
के अनुसार एक अनुकूलित परीक्षण एक बुद्धिमान परीक्षक की परीक्षा प्रविधियों का नकल करने का प्रयास है। यदि एक परीक्षक ने एक प्रश्न पूछा जो कि शिक्षार्थी अथवा परीक्षार्थी के लिए बहुत कठिन था, तब वो अगला प्रश्न निश्चित रूप से सरल होगा। यह परीक्षण उस अर्थ में अनुकूलित परीक्षण के रूप में जाना जाता है। जो कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण है सीएटी, विद्यार्थियों के उत्तर पर आधारित परीक्षण प्रश्नों के कठिनाई स्तर को अनुकूलित और समायोजित करता है। नियमित परीक्षणों की तुलना में कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण अधिक प्रभावी तथा लक्षित होता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण विश्वसनीय परिणामों और अधिक आंकड़ों को एकत्रित कर सकता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षण है वो बेसिकली आंकड़ों के लिए आंकड़ों के संग्रह करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से ई पोर्टफोलियो का जो उपकरण है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ई रूब्रिक्स हैं। ई पोर्टफोलियो शुरू-शुरू में 90 के दशक में इसका प्रचलन शुरू हुआ। मैकलिन ने इसको प्रक्रिया और कहा जाए कि एक कंस्ट्रक्टिव जो हमारी सृजनशीलता है, जो कलाकृति है, उससे संबंधित जो हमारी स्किल है उसको संग्रह करने के रूप में ई पोर्टफोलियो को देखा। उसके बाद ई पोर्टफोलियो को हम लोग अधिगम उत्पाद में जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन उसमें जो क्रिएटिविटी है, जो उसमें रचनात्मकता है, उसके संकलन के लिए संकलात्मक जो आकलन है, उसमें हम ई पोर्टफोलियो का प्रयोग करने लगे। विभिन्न भाषाओं में संप्रेषण के लिए ई पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक जागरूकता के लिए ई पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ई पोर्टफोलियो भी एक असेसमेंट आईसीटी का एक उपकरण है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन विद्यार्थियों के आकलन का कार्य करते हैं। ई रूब्रिक्स जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, रूब्रिक बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है जो रबर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ लाल। रूब्रिक नियम से संबंधित अनुदेशों का एक सेट है, एक सेट ऑफ रूल्स हम इसको कह सकते हैं, जिसको विभिन्न डिजिटल फॉर्म में हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। विद्यार्थियों के कार्यों को आकलन करने के लिए पूर्व स्थापित प्री एस्टैब्लिश जो पैरामीटर्स हैं, प्री एस्टैब्लिश जो नॉर्म्स हैं, परफॉर्मेंस नॉर्म्स हैं, उनके आधार पे हम विद्यार्थियों का असेसमेंट ऑनलाइन के द्वारा करते हैं, जो जिसको हम ई रूब्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद जो है जिसका मैं कर रहा था समग्र रूब्रिक्स का मतलब होता है कि होलिस्टिक असेसमेंट के लिए अगर किसी रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के परफॉर्मेंस को एक साथ विद्यार्थियों की उपलब्धि को होल एसेस करने के लिए हमने किसी प्रकार का अगर रूब्रिक डेवलप किया है तो उसको समग्र रूब्रिक के रूप में कह सकते हैं। विश्लेषणात्मक रूब्रिक एक अलग प्रकार है। इसको किसी पार्टिकुलर्स हॉरिजेंटल बेस्ड जो आकलन है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें टैबुलेशंस होता है और विश्लेषण करने की क्षमता भी देखने का प्रयास किया जाता है। अनुदेशन किस तरीके से दिया जा रहा है, उसका समायोजन कैसे किया जाए, इसमें जो विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक विभिन्न प्रकार के रूब्रिक्स का प्रयोग करके हम वेब आधारित ऑनलाइन आकलन कर सकते हैं। ऑनलाइन उपकरणों में ब्लॉग जिसकी मैंने अभी चर्चा की, 1997 में जॉन बर्गर द्वारा इस ब्लॉग लिखने की प्रक्रिया का कह लीजिए कि शुरुआत की गई, जिसमें हम अपनी चिंतन जो प्रविष्टियाँ हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसमें एक तरीके की एक वेबसाइट होती है, एक पेज होता है हमारा अपना, कह सकते हैं अपना ब्लॉग, अपनी किसी भी जो साइट्स हैं, जो वेब पेज हैं, उस पे हम एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं और उस पे लिखते हैं। उस पे लोग फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम वेब बेस्ड, जिसको ब्लॉग बेस्ड आकलन कह सकते हैं, उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद अन्य भी उपकरण हैं। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सारे प्रकार के उपकरणों की चर्चा संभव नहीं है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विभिन्न प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थियों की मदद करती है। विभिन्न प्रकार के इसके नुकसान भी हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे थोड़ी-सी की थी। जैसे अगर देखा जाए तो एक सटीक आकलन के लिए, जिसको बोला जाए कि इमीडिएट, तुरंत, तत्कालिक आकलन के लिए हम इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के जो रिस्पॉन्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशन
इमीडिएट करना है तो भी हम आईसीटी उपकरणों का प्रयोग असेसमेंट में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो एक्सेस है उसको बढ़ाने के लिए कोई विद्यार्थी दूर बैठा है, उसका असेसमेंट करना है, तो यहीं से सीट एक जनरेट की, किसी भी उपकरण के माध्यम से उसको सीट भेज दी। तो एक्सेस की जो प्रॉब्लम्स है इसको भी रिमूव करने के लिए आईसीटी बेस्ड जो टूल्स हैं वो करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो रिस्पॉन्स आते हैं उनको रीस्टोर करके रखना, उनको संग्रहण करके रखना भी आईसीटी उपकरण हमारे मदद करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत है तो हम इन जितने भी उपकरण हमने अभी चर्चा की, इनमें जो भी असेसमेंट प्रक्रिया हमने संपादित की, उन सबको हम पुनः चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक के रूप में हम आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो चैट रूम है, चैट बॉक्स है, इसके आधार पे जो आकलन होता है उसको भी हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से जो है आईसीटी के जो उपकरण हैं वो शिक्षक और विद्यार्थियों को मदद करते हैं। उसकी अपनी अनेक सीमाएँ भी हैं, लाभ भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। हमने अभी कुछ उसके लाभ पे चर्चा की और अ, इसके अतिरिक्त जो आपकी दूसरी इकाई है वो जो आकलन के विभिन्न ट्रेंड्स हैं उसके बारे में चर्चा करती है। मूल्यांकन के विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न जो कमीशंस हैं उनके बारे में, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उससे पहले 1948 से लेकर के 2020 तक जितने भी कमीशंस हैं, उन कमीशन में असेसमेंट के लिए क्या कहा गया, कैसे उन्होंने असेसमेंट को रेखांकित किया, इस पे थोड़ी-सी चर्चा हम लोग करेंगे। जिसमें कि ऑनलाइन एवं मांग ऑन डिमांड एजुकेशंस की बात की गई है, मेंटल असेसमेंट कैसे किया जाए, इसमें बात किया गया है, लर्निंग आउटकम को कैसे मेजर किया जाए, स्टैंडर्ड्स जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं असेसमेंट के उनका प्रयोग कैसे करेंगे, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बॉडीज़ हैं वो असेसमेंट में कैसे अपनी भूमिका निभाती हैं, उन पे इस इकाई में अ, जोर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर आप देखें कि जो शिक्षा नीति है, प्रत्येक प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है सुधार, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट, एक्रीडेशन, सर्टिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी के साथ-साथ क्वालिटी मानक जो हैं, उनको बनाए रखने के लिए आकलन और मूल्यांकन हमेशा जो है पॉलिसी डिबेट का विषय रहा, कि जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको कैसे एक संदर्भित रेफरेंस बनाया जाए, कैसे उसको एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन टेक्निक्स का नाम दिया जाए, कैसे उसको एक सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टेक्निक्स बोला जाए, असेसमेंट टेक्निक्स बोला जाए। तो इस तरीके से प्रत्येक जो कमीशंस हैं, जो नीतियाँ हैं, उन्होंने सबने इस पे व्यापक चर्चा की और आम बोलचाल में अगर हम लोग देखें तो अ अक्सर आंतरिक आकलन बनाम बाह्य आकलन, इंटरनल असेसमेंट वर्सेस एक्सटर्नल असेसमेंट हमेशा से ही एक चर्चा का मुद्दा रहा, एक हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा, जिसके महत्व और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के विभिन्न आयोगों ने, विभिन्न नीतियों ने चर्चा की और समाज में भी और शैक्षिक संस्थानों में भी इसकी चर्चा होती रहती है कि ये आंतरिक आकलन क्या होता है, बाह्य आकलन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आंतरिक आकलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक डिस्कोर्स, एक डिबेट का इश्यू हमेशा बना रहा। मुदालियर आयोग जो है से पहले जब 1948 में राधाकृष्णन आयोग जब अपना रिकमेंडेशन दे रहा था, तो उसने कहा कि अगर मुझे एक कोई रिकमेंडेशन, कोई एक सजेशंस देना है, तो मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय शिक्षा में एक ही सुधार का सुझाव देना है और वो है कि परीक्षा, एग्ज़ामिनेशन रिफ़ॉर्म। यानी इतनी चिंता 1984 में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि विश्वविद्यालय में अगर कोई एक सुधार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो वो है परीक्षा प्रणाली में सुधार। सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन रिफ़ॉर्म पे उसने अपनी संस्तुति दी और भी उसके संस्तुति होंगे, लेकिन चूँकि हम लोग आकलन से संबंधित विश्लेषण कर रहे हैं, तो राधाकृष्णन ने कमीशन ने जो कहा, वो कहा कि एक सुझाव हमारी तरफ से है और वो है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार। उसी तरीके से मुदालियर आयोग जो 1952 में, जिसमें हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के भी नाम से जानते हैं, परीक्षा प्रणाली में इस आयोग के द्वारा वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव जो टेस्ट हैं, जो परीक्षा होते थे, प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड को लेकर के, उनके रिकॉर्ड को कैसे स्टोर किया जाए, इसको लेकर के उसने अपने सुझाव दिए, जो 5 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में थे। जिसमें पहला परिप्रेक्ष्य था कि स्केलिंग कैसे किया जाए, क्रेडिट कैसे किया जाए और उनको फ़ेल कैसे किया जाए और
5 पॉइंट स्केल में उन्होंने असेसमेंट करने की अपनी अनुशंसा मुदालियर कमीशन ने दी थी। इसके बाद अगर आप देखें तो रिसेंटली हमारी जो अ अ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो जिसका एक विज़न है कि एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करना, है ना? हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, यह इसकी बात करती है कि एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सबको समाज को प्रदान किया जाए और यह फंडामेंटल ड्यूटी है सभी की। इस समाज में रह रहे समस्त प्रकार के स्टेक होल्डर जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके जो की प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें उसने लोकल कॉन्टेक्स्ट को असेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण माना है कि जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उसमें शिक्षा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में आकलन पर जोर दिया जाए। इक्विटी और इंक्लूजन के साथ-साथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उनको देखा जाए। जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, उनको उनको लर्निंग कराया जाए। मतलब रूट लर्निंग के कॉन्सेप्ट से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से शिफ्ट करने की बात कर रही है और दक्षता आधारित असेसमेंट के लिए वो पूरा महत्व देते हुए उस पे रेखांकित करती है और जोर देती है कि अब हमें असेसमेंट की विभिन्न जो प्रविधियाँ हैं, उसमें जो अधिगम की प्रवृत्तियाँ, उसमें परिवर्तन करने को, विद्यार्थी को सिर्फ तथ्यों को ज्ञान नहीं कराना, तथ्यों के बारे में समझ कैसे विकसित हो और उस समझ को विभिन्न 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिव, इसका असेसमेंट कैसे किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को कैसे लोकलाइज़ किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए और इसको कैसे आकलन किया जाए, कंटीन्यूअस उसका रिव्यू कैसे किया जाए और टेक्नोलॉजी का उसमें कैसे पूरा एक चैप्टर है आईसीटी का, उसका प्रयोग करके हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति असेसमेंट में इस बात को रिकमेंड करती है कि कैसे आप आकलन करेंगे। उसी तरीके से इसके पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले विभिन्न जो कमीशन है 1964 का जो कोठारी कमीशन है, उसने जो विद्यालयी संरचना थी 10+2+3 उसकी संरचना को परिवर्तन करने की जो जो सुझाव दिया था, उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इसमें जो प्रणाली थी, उसमें शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र, सर्टिफ़िकेट में शिक्षार्थियों के पूर्ण निष्पादन को दर्शाने, मतलब कि जब कोई वो डिग्री लेता है, कोई सर्टिफ़िकेट लेता है, तो होलिस्टिक उसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिलता। बस अभी डिग्री फर्स्ट डिवीज़न पास किया है, 60% मार्क्स हैं, ये आ जाता है। लेकिन जो 64 का कोठारी कमीशन था, जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी 360 डिग्री असेसमेंट, होलिस्टिक असेसमेंट की बात करती है। उसको एम्फसाइज़ करता था कि उसके जो उसका डिटेल रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में इसका उल्लेख किया जाए, चाहे वो स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ का असेसमेंट हो चाहे कोई स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी का असेसमेंट हो। तो 1964 का जो कमीशन था, जो कोठारी आयोग था, उसने भी असेसमेंट पे यह सुझाव दिया कि विद्यार्थियों का जो प्रमाण पत्र दिया जाए, उन प्रमाण पत्र पे उनके समस्त प्रकार के आकलन को उल्लेखित किया जाए। इसी तरीके से 1986 की जो हमारी पॉलिसी थी अ अ जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं 1986, उसमें सतत एवं व्यापक सीसीई, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे जोर दिया गया, जिसमें कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों भी प्रकार की जो असेसमेंट थे, इवैल्यूएशन थे, उनको कैसे किया जाए, उसको सेमेस्टर प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए, इस पे अपनी रिकमेंडेशंस दी और उस पे प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त जो जो अभी हम लोगों ने रिसेंट एनईपी 2020 की बात हम लोग कर रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो पिछली नीतियां जो थी सबने एग्जामिनेशन रिफॉर्म, असेसमेंट पे अपनी बात कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उन सारी जो नीतियां हैं, उनके रिकमेंडेशन, उनकी संस्तुतियों को आधार बना करके क्रियान्वयन में जो कमियां रह गई, उनको आधार बनाते हुए शैक्षिक आकांक्षाएँ जो अभी आज की 21st सेंचुरी की हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, एक तो लगभग 34 वर्षों के बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। इसने कुछ सिद्धांत दिए
जिसमें कहा कि सभी प्रकार के जो पाठ्यचर्या हैं, सभी प्रकार की जो शिक्षण शास्त्र हैं, उनको लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा जाए। सभी जो शैक्षिक निर्णय है, एजुकेशनल जो डिसीजन है, उसमें अनबायस्ड हुआ जाए, उसमें इंक्लूजन को रखा जाए। यानी किसी भी प्रकार का निर्णय अगर हमको लेना है, तो उस निर्णय में इंक्लूजन, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरा जो महत्वपूर्ण था, वो ये था कि इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, और कंटेंट के साथ-साथ करिकुलम और सिलेबस को लोकलाइज़, और जो कॉन्टेक्स्ट हो लोकल हो, उसी के आधार पे लोकल असेसमेंट जिसको बोला जाए। तीसरा जो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात निकल के आती है, वो कहती है कि रट कर सीखने के बजाय और द कॉन्सेप्चुअलाइज़ जिसको बोला जाए, उस तरह के दक्षता आधारित जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग है, उस पे बढ़ावा दिया जाए। और रिकॉग्नाइज करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, उनको उनकी उनकी पहचान किया जाए। सतत कंटिन्यूअस रिसर्च किया जाए विद्यार्थियों के असेसमेंट पे, उनके नियमित आकलन पर जोर दिया जाए। इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आती है। विभिन्न बिंदु ऐसे जो होते हैं, जो आकलन में निश्चित रूप से नियमित एवं रचनात्मक, फॉर्मेटिव एवं दक्षता आधारित आकलन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। शिक्षार्थियों के अधिगम एवं विकास को लेकर के अधिगम के आकलन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात करती है, असेसमेंट एज़ लर्निंग की बात करती है। हाई स्किल जो बोलते हैं, हाई ऑर्डर स्किल, जैसे 24th सेंचुरी स्किल्स में जैसे एनालिटिकल है, रिव्यू बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसके असेसमेंट के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। अधिगम को कैसे एसेस कर करके बढ़ावा जाए दिया जाए, यानी असेसमेंट को कैसे सुधारा जाए, इस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 डिग्री असेसमेंट, जिसमें डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं, स्कॉलिस्टिक, को स्कॉलिस्टिक और रिकॉर्ड प्रिपरेशन के भी असेसमेंट के आधार पे जो रिकॉर्ड तैयार किया गया, उसको भी एक तरीके से स्टोर करने की बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। इसके अतिरिक्त आपके विषय में ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा। ऑन डिमांड परीक्षा को संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑन डिमांड परीक्षा मतलब कि स्टूडेंट्स की चॉइस के हिसाब से, जब वो डिमांड करे, जितने कंटेंट का वो डिमांड करे, उसके आधार पर परीक्षा का आकलन करना, ये ऑनलाइन डिमांड एजुकेशन कह सकते हैं। और इसका प्रयोग आजकल बहुत उच्च कोटि के जो शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ भी प्रयोग किया जाता है ऑन डिमांड। इससे फ़ायदा ये होता है कि विद्यार्थी पर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं होता, एक प्रकार से उसके ऊपर दबाव नहीं आता। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट बेस्ड असेसमेंट हम लोग कह सकते हैं। इसमें डिग्री और निष्पादन का विद्यार्थी के जो परफॉर्मेंस है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने का कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार के आकलन में कह सकते हैं कि विद्यार्थी फेल होता है या पास होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बात से नहीं रहता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तुलनात्मक कठिनाई के साथ-साथ प्रत्येक प्रश्न पत्र अलग-अलग भी हो सकता है ऑन डिमांड एजुकेशन में। शिक्षार्थी को अपने स्पेस के अनुसार, अपने जिसको बोलते हैं स्वगति के अनुसार परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना ऑन डिमांड एजुकेशन की एक विशेषता हो सकती है। इसी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा जो आज चर्चा का विषय है, ऑनलाइन परीक्षा आप देखते हैं आकलन में कई सारे बदलाव लाए। जैसे गजेट का प्रयोग कर दिया जाए करके बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्रों को तैयार करके उसको ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में अपलोड करके आकलन कर दिया जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह देने का कार्य ऑनलाइन परीक्षा करती है। उसी तरीके से ये विभिन्न उपकरण जिसकी अभी हमने, और विभिन्न जो नीतियाँ, जो कमीशंस, जो आयोग थे जिनकी चर्चा हम लोगों ने की। अब बात आती है जो आपके सिलेबस में है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यायन जो बोर्ड हैं, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो आकलन एवं मूल्यांकन को संचालित करते हैं। चूँकि इन सारे जो बोर्ड्स हैं, इनका काम है कि असेसमेंट या के लिए, इवैल्यूएशन के लिए एक जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटरी के रूप में कार्य करना। एनबीए जैसे भारत में इसकी शुरुआत जो है एस एआईसीटीई के नाम से हम लोग जानते हैं, लगभग 1994 के आसपास हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो विभिन्न गुणवत्ता के जो प्रोविज़न्स हैं, क्वालिटी के जो प्रोविज़न्स हैं, और जो लर्निंग के इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोविज़न्स हैं, उनमें कैसे सुधार दिया जाए, इसके बारे में इसको सुझाव देना। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी विभिन्न प्रकार की मेंटल एबिलिटी होती है। रटने की क्षमता को
उसके अतिरिक्त जब हम जाते हैं जैसे समस्या समाधान, समीक्षात्मक चिंतन, सोच, विश्लेषण, तो बदलते परिप्रेक्ष्य में बाजार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएँ जो हैं, उनका आकलन कैसे किया जाए? जो सामान्य मानसिक योग्यताएँ हैं और जो तार्किक योग्यताएँ हैं, उनको कैसे हम असेस करेंगे? इसके लिए भी विभिन्न बोर्ड्स काम करते रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय एनसीईआरटी है, नेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान अनुसंधान परिषद, वो जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षण का आयोजन करता है वर्ष भर में। तो इस तरीके से अधिगम प्रतिफल जो हैं लर्निंग आउटकम पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से आज हमने अ आकलन में विभिन्न प्रकार के जो संचार उपकरण है, संचार कौशलों के उपकरण है, उस पर एक विस्तृत चर्चा की और उसका आकलन में क्या भूमिका है, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, इस पर हमने चर्चा की। सभी को नमस्कार, अगली कक्षा में पुनः हम मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।